कभी कभी कुछ आवाजें पीछा नहीं छोड़ती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, और कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो भीतर तक समा जाते हैं। और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। ये बात है साल 2017 की। हालांकि मौसम ठंडा नहीं था, लेकिन हवा में एक किस्म की सूखी खामोशी थी। मैं और मेरे 3 दोस्त नितिन, अभय और समीर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में कैंपिंग के लिए गए थे। हमने अपना कैंप एक सरकारी अनुमति वाले जोन के पास लगाया था, जो मुख्य गेट से करीब 3 किलोमीटर अंदर की तरफ था। हमारे साथ एक लोकल फॉरेस्ट ट्रैकर भी था, जिसका असली नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस कहानी के लिए हम उसे रामलाल समझकर चलते हैं। वो बहुत ही अनुभवी आदमी था, पर वो हमेशा चुप और ज्यादातर जंगल की ओर ही देखता रहता था, जैसे वो किसी चीज को टाल रहा हो। वहां जाने के बाद पहले 2 रातें तो बहुत ही सामान्य थी। दिन में हम फोटोग्राफी करते, जानवरों के पैरों के निशान ढूंढते और रात को कैंप फायर जलाकर वहां खाना बनाते। सब कुछ ही अच्छा चल रहा था, जब तक कि तीसरी रात नहीं आई। उस तीसरी रात को अचानक टेंट के बाहर से मुझे कुछ आवाज आया। एक ऐसा आवाज जो बहुत ही अजीब था। उस आवाज को सुनकर मैंने धीरे से टेंट का जिप खोला और बाहर देखा। बाकी सब सो रहे थे, लेकिन कैंप एरिया के बाहर कुछ मीटर दूरी से वो आवाज आ रही थी, जो कि किसी बच्चे की रोने की थी। बहुत ही चुभन भरी आवाज। वो रोना मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, इस कदर कि मैं सोच रहा था कि मैं वहां जाऊं और देखूं कि वो कौन है। इसलिए मैंने एक टॉर्च ली और बाहर निकला। लेकिन जैसे मैं उस दिशा में बढ़ा, रोने की वो आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो एकदम कपकपाती हुई और पागलों वाली हंसी थी। और फिर उसी बीच मुझे कुछ कदमों की आवाज भी आने लगी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो, बहुत ही धीमे से। जिसे सुनकर मैं रुक गया, पर मुझे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात मैं किसी तरह वापस टेंट में गया, लेकिन आंख नहीं लगी। सुबह जब मैंने सबको ये बताया तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, सिवाय रामलाल के, जो मेरी बातों को सुनकर एकदम चुप हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे अलग ले जाकर बोला कि जो मैंने अनुभव किया है वो मेरे साथ ही पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल वहाँ कई साल पहले एक लड़की खो गई थी, अपने पिता के साथ लकड़ी बीनते वक्त। उसका नाम बिंदु था, छोटी सी बच्ची थी, यही महज 12 साल की। वो अचानक उस जंगल से गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। रामलाल ने यह भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की अब भी वापसी का राह ढूंढ रही है, तो कुछ कहते हैं कि वो उस रात रोती है जब कोई नया आता है और किसी को अपने साथ बुलाती है। रामलाल की ये सब बातें उस वक्त तक तो मुझे काफी अजीब लग रही थी और अंधविश्वासी भी, इसलिए मैंने उस बात को दिल से उतार दिया। लेकिन उसके अगली रात को फिर से वही रोने की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, पर इस बार नितिन ने भी वो आवाज सुना था। इसलिए हम सब बाहर निकले, ये देखने के लिए कि आखिर वहां कौन रो रहा है। लेकिन आसपास कोई नहीं था। जबकि अगली सुबह हमारे कैंप के एरिया के पास ही मिट्टी पर हमें छोटे छोटे पैरों के निशान मिले, जो कि नंगे पैरों के निशान थे और किसी बच्चे के ही लग रहे थे। लेकिन आखिर यहाँ कोई बच्चा कैसे होगा, वो भी आधी रात को? ये बात हमें समझ नहीं आ रही थी। खैर, इसके बाद वाली रातें वो और भी डरावनी होती गई। वो हंसी वाली आवाज अब हमारे टेंट्स के पास भी सुनाई देने लगी थी।
समीर ने एक रात तो ये भी कहा कि उसे टेंट के बाहर किसी ने उसके नाम से पुकारा है, एक लड़की की आवाज में, जबकि वहां कोई नहीं था। और फिर उसके कुछ ही घंटों बाद समीर अचानक से बीमार पड़ गया और बुखार में ये बड़बड़ाने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे छोड़ दो। इन सभी अजीब और रहस्यमय घटनाओं के बाद हम सभी ने उस जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो 6वां या 7वां दिन रहा होगा जब हमने वहां से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तब तक अचानक बारिश शुरू हो गई। वो बारिश ऐसा था कि हमें मजबूरी में 2 और रातें वहीं बिताना पड़ा। अब डर हवा में घुलने लगा था। हमारे टेंट्स के बाहर नाखूनों के खरोचने की आवाजें भी आने लगी थी। एक रात मेरे टेंट पर तो किसी ने जोर से मारा भी था। हालांकि मैंने जब बाहर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, पर उसके बावजूद भी ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई बहुत ही नजदीक से हमें देख रहा है। इसके बाद हम 9वें दिन किसी तरह से वहां से बाहर निकले और पास के एक गांव पहुंचे, लेकिन डर ने पीछा नहीं छोड़ा था। समीर अब भी अजीब हरकतें कर रहा था। वो खुद से बातें करता और दरवाजे के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हम अब भी उस गांव के एक घर में थे जब मैंने उसके कमरे में लालटेन की रोशनी में एक लड़की की परछाई देखी, जो कि छोटी, पतली और झुकी हुई सी थी, जिसे देखकर मैं वही पल भर के लिए जम गया। पर जैसे ही मैंने पलक झपका, वो परछाई वैसे ही आंखों के सामने से ओझल हो गया। उस दौरान मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैंने जो देखा वो सच है या मेरा कोई वहम, जबकि वहीं दूसरी तरफ समय बीतने के साथ साथ समीर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। वो अब भी अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। उसका चेहरा अब उतना मासूम नहीं था। उसकी आंखों में किसी चीज का डर बैठा हुआ था। वो जैसे किसी को हर वक्त देख रहा था। इसलिए हमने जल्दी शहर लौटना ही सही समझा ताकि हम उसे डॉक्टरों को दिखा सके। पर शहर आने के बाद और कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी समीर की हालत बिगड़ती रही। कभी वो अकेले बड़बड़ाता तो कभी गुस्से में किसी को गालियां देता, जैसे वो किसी अदृश्य शख्स से झगड़ा कर रहा हो। कई बार तो हमें रात को उसके कमरे से सामान गिरने की आवाजें आती। लेकिन सबसे डरावना पल वो था जब एक रात समीर ने कमरे की दीवार पर अपने नाखूनों से खरोच कर लिखा, आओ, जैसे वो किसी को बुला रहा था। वो शब्द देखकर हमारी रूह कांप गई। दीवार पर उभरी उस खरोच में सिर्फ लकीरें नहीं थे, उसमें एक पीड़ा थी, जैसे समीर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किसी को बुला रहा हो, जैसे कोई उस पर हावी हो। हालांकि एक तरफ हमें यह भी लग रहा था कि शायद से ये सब उसके मानसिक दबाव का असर हो सकता है। लेकिन एक रात जब मैं अकेले अपने कमरे में था, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा बिना छुए धीरे धीरे खुल गया। वो पल जैसे रुका हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में उस रात हुआ था। और उसके साथ ही वो हंसी, वो खोखली मासूम पर भीतर से डर पैदा करने वाली हंसी, वो अचानक कमरे में गूंजने लगी। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और पूरी रात बत्ती जलाकर बैठा रहा। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो इन सब का जवाब दे सके। इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद समय मिलने पर उस कैंपिंग साइट वापस गया रामलाल से मिलने। उसे मैंने समीर के हालात के बारे में सब कुछ बताया और उससे ये पूछा कि इन सबको रोकने का उपाय क्या है। रामलाल मेरी बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं था, बल्कि वो चुपचाप मुझे फिर से उसी गांव ले गया जहां हम लोग कुछ दिनों के लिए ठहरे थे।
वहाँ उसने मुझे बाबा हरिनाथ से मिलवाया, जो कि उस गांव के ही एक पुराने पुजारी में से एक थे। फिर उस पुजारी ने समीर के हालात के बारे में जानने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि शायद से उस छोटी लड़की की आत्मा अब उससे बंध गई है, यानी कि समीर से। ये सुनकर मैंने घबराते हुए पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। फिर बाबा बोले, उपाय तो है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस आत्मा को वापस उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां उसका संबंध टूटा था, और फिर वहीं उसको अंतिम शांति देनी होगी, वरना वो धीरे धीरे समीर को अपने साथ ले जाएगी। मुझे ये सब बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान था कि हमें जंगल फिर से वापस लौटना होगा और साथ में वो वस्तु ले जाना होगा जिससे वो आत्मा जुड़ी हुई है। पर आखिर कौन सी वस्तु? शुरू में तो मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं आया। फिर तभी मुझे अचानक उस गुड़िया का ख्याल आया जो कि समीर को वहां मिला था। खैर, इसके बाद वहां से घर लौटने के बाद हमने समीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बुझी हुई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राहत की एक उम्मीद भी थी। शायद उसकी आत्मा उस अजनबी साए से मुक्ति चाहती थी। हम सब ने तय किया कि अगली सुबह ही हम फिर से कहाना लौटेंगे, इसलिए अगली सुबह हम चारों, यानी कि मैं, नितिन, अभय और समीर, बाबा हरिनाथ के साथ कान्हा की ओर निकले। समीर चुप था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, और अभी वो कभी कभी ये बुदबुदा रहा था कि मेरे पास आओ। बाबा ने हम सबको एक काले धागे में बंधा हुआ तावीज दिया, ये कहकर कि इससे आत्मा हमसे दूर रहेगी। पर हमें अब डर नहीं, जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। हमें किसी भी हाल में समीर के हालात को सुधारना था। वहां पहुंचने के बाद मुख्य गेट से हम जंगल के उसी ट्रैक पर गए जहां पहले हमने कैंप लगाया था। रास्ता पहचानना आसान नहीं था, लेकिन रामलाल भी हमारे साथ था। पर जंगल में कदम रखते ही कुछ समय के बाद ही समीर को अचानक से घुटन होने लगी। वो अचानक से छटपटाने लगा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी उसी जगह जाकर वहां टेंट लगाया। फिर बाबा हरिनाथ ने टेंट के चारों ओर राख की लकीर खींची और मंत्र पढ़े। रात को कोई भी लकीर के बाहर नहीं जाएगा, ये बात उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा। फिर रात के करीब 11 बजे समीर फिर से बेचैन होने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और होठ फिर से वही शब्द दोहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि वो आ रही है। तभी बाहर से वही जानी पहचानी हल्की सी हंसी सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर बाबा और रामलाल वहां से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे हम भी थे। हमें तब जंगल पूरी तरह से जिंदा महसूस हो रहा था। हर पेड़, हर पत्ता, हर झाड़ी जैसे हमें ही देख रही थी। उसी बीच में टेंट के पास की मिट्टी में नंगे पैरों के निशान फिर से दिखाई दिए, वैसे ही छोटे छोटे। उसे देखकर बाबा ने कहा कि वो समीर के करीब जाना चाहती है, इसलिए इसी समय हमें उसे मुक्त करना होगा। ये कहते ही उन्होंने एक लोहे की कटोरी में कुछ विशेष जड़ी बूटियां जलाई, जिसके जलने के वजह से एक अजीब सा धुआं उठने लगा, और उस धुएं को सूंघते ही समीर अचानक से कांपने लगा था और उसके आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसे इस हालत में देखकर हम सभी दोस्त घबरा गए थे, क्योंकि समीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो। जिसकी सबसे अजीब बात ये थी कि वो अब भी खड़ा था, पर बाबा ने जैसे ही एक राग जैसा चीज उसके माथे पर लगाया, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जिसके साथ ही साथ बाबा ने झट से नदी के किनारे से लाई गई मिट्टी, राख और गंगा जल को समीर के ऊपर छिड़का। उसी दौरान हमने वहां जो आग जलाया हुआ था, उसी के परछाई में हमें एक पल के लिए एक छोटी सी झुकी हुई परछाई खड़ी दिखी,
जो समीर के बेहद ही करीब थी। उसे देखकर हम में से किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहां हम सभी उस परछाई को देखकर हैरान थे, बाबा वहीं दूसरे तरफ अपने मंत्र उच्चारण में लगे हुए थे, जिसके वजह से कुछ ही पलों के बाद समीर अचानक से फिर से खड़ा हो गया और फिर अचानक ही एक पल में दोबारा बेहोश हो गया। और जब ऐसा हुआ, वो परछाई वहां से जा चुकी थी। उसके बाद ही बाबा ने हवन के उस आग में उस गुड़िया को जला दिया जो कि समीर को मिला था। ये सब करने के बाद उन्होंने हमें समीर को ले जाने की अनुमति दे दी। सुबह तक समीर को होश आ गया था। हालांकि उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था, पर उससे पहले का ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। हम वहाँ से घर तो लौट आए थे, पर उस घटना ने हम सबको बदल दिया। कभी कभी अब भी समीर रात को जाग जाता है, पर अब वो डर के कारण नहीं, बल्कि इस बात पर हैरान होकर कि वो अब भी जिंदा है। और रही बात मेरी, तो मैं जब भी कभी कभी किसी शांत जगह पर जाता हूँ तो मेरे कानों में अब भी वो हंसी गूंजती है। हालांकि वो डर नहीं है जो पहले जैसा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि समीर के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।